हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं 28 से लेकर 30 मई के करंट अफेयर्स। बट पहले हम देखेंगे जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे वो। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि मेंबर ऑफ रॉयल ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वाला जो अवार्ड था वो किसको मिला था। तो वो मिला था गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को, ठीक है। और उस दिन हमने डिस्कस किया था ऑफिसर वाला अवार्ड, जो ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर वाला मिला था वो मिला था किशोर जयरामन को। ओके, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इससे पहले दो जो सुपर कंप्यूटर्स लॉन्च हुए थे जिनके बारे में हमने पढ़ा भी था वो कौन से थे। वैसे तो 3 हुए इस साल, बट जो 2 हुए इससे पहले जो हमने डिस्कस भी किए थे वो कौन से थे। तो एक हमने डिस्कस किया था परम गंगा, जो मार्च में हुआ था लॉन्च IIT रुड़की में, और दूसरा था परम शक्ति जो IIT खड़गपुर में हुआ था। ये जो हमने पढ़े थे वो हैं, ये दोनों मार्च में लॉन्च हुए थे। और एक फेब में भी लॉन्च हुआ था जो हमने क्लास में कवर नहीं किया था, वो था आपका वो सुपर कंप्यूटर प्रवेग वाला जो है वो IISc बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। IISc बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है ये इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भी है। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो 2 उस दिन मैंने पूछे थे आपसे। आंसर्स इसमें सही दिए हैं अभिनव ने, उमर मुकीम, अभिनव ने सही आंसर दिया है, लड्डी HCG ने, अमित दत्तवाल, तजिंदर पाल ने, गुलशन ने, इन्होंने सही आंसर दिए। अब आज के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं, आज के करंट अफेयर्स। पहले इम्पॉर्टेंट डे देख लेते हैं। 28 मई को इम्पॉर्टेंट डे था, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर विमेंस हेल्थ। विमेंस की हेल्थ के लिए जो भी एक्शन लिए जाते हैं, जो भी स्टेप्स उठाए जाते हैं, उसके लिए उसको मतलब विमेन की हेल्थ को थोड़ा और सिग्निफाई करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? रेजिस्ट एंड परसिस्ट अमिड क्राइसिस एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ये इस बार की थीम थी आपके इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर विमेंस हेल्थ की। और 28 मई को एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हंगर डे। इसकी क्या थीम थी इस बार की? एंड हंगर, यूथ एंडिंग हंगर, ये इसकी थीम थी इस बार की। ये आपका सारा जो हंगर की वजह से प्रॉब्लम होती है उसकी लिए उसको थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए, और उसके लिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं जो हंगर को ख़त्म कर सके ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके लिए ये वाला डे हम सेलिब्रेट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस 90% से ज़्यादा हैं, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो 2022 का है वो इस बार किसको मिला है? अगर आप शुरू से क्लासेस लगा रहे हो तो हमने जो जिनको मिला है ये प्राइज़ उनके बारे में हमने पढ़ा भी था कि इनकी बुक को लॉन्ग लिस्ट किया गया था उस टाइम इस प्राइज़ के लिए, और फाइनली वही जीती हैं। तो वो हैं गीतांजलि श्री। ये पहली ऐसी इंडियन बन गई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है। अब ये ध्यान रखना कि ये पहली ऐसी इंडियन है जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है, नॉट द बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीतने वाली ये पहली इंडियन बन गई हैं गीतांजलि श्री। इन्होंने अपनी जो बुक है रेत समाधि, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, हिंदी में ये बुक जो है रेत समाधि पे इन्होंने लिखी थी, मतलब हिंदी में इसका टाइटल रेत समाधि था, हिंदी में ही ओरिजिनली ये बुक लिखी गई थी। 2018 में इसको पब्लिश कर दिया गया था, बट अब ये सिलेक्ट हुई थी इस बुकर प्राइज़ के लिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। तो ये जो बुक है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके टूम्ब ऑफ सैंड के नाम से वहाँ पर भेजा गया था और वहाँ इसको सिलेक्ट किया गया। गीतांजलि श्री ने जैसे इसको लिखा था, इसको ट्रांसलेट किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने। जितना इसमें इम्पॉर्टेंट नाम ऑथर का है उतना ही इम्पॉर्टेंट नाम ट्रांसलेटर का भी है, क्योंकि ये जो प्राइज़ होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ना, इसमें जो प्राइज़ मनी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में, ठीक है। जैसे हिंदी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखी गई है, ये बुक ट्रांसलेट की गई है, तो वो डेजी रॉकवेल ने किया। अगर वो नहीं करते तो फिर ये जो है आपके सिर्फ इंडिया में या जो हिंदी जानते हैं उन्हीं के ही लिए ये यूज़फुल होती। तो इसलिए इक्वल कंट्रीब्यूशन था इसमें ट्रांसलेटर का भी, तो प्राइज़ मनी भी इक्वली इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। गीतांजलि श्री फर्स्ट इंडियन बनी है टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। और ये जो रिसिपिएंट्स होते हैं इस अवार्ड के, उनको क्या होता है, उनको प्राइज़ मनी मिलती है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, कितनी? 50,000, ठीक है। या US डॉलर्स में देखें तो 63,000 US डॉलर्स इनको प्राइज़ मनी मिलेगी, जो इक्वली इन दोनों के बीच में बटेगी। और
ये लास्ट वाला यही है। अब थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं कि बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में क्या डिफरेंस है। जो आपका बुकर प्राइज़ है ना, वो आपका 1969 से चल रहा है, जो सिर्फ बुकर प्राइज़ है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल वाला है ना, वो आपका 2005 से चल रहा है, ठीक है। 1969 से आपका सिर्फ बुकर प्राइज़ चल रहा है, और ये मिलता है, जो बुकर प्राइज़ है वो मिलता है बेस्ट नॉवल ऑफ द ईयर रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके। जो इंग्लिश में ही लिखी गई हैं और यूके में पब्लिश हुई हैं, उनको ये वाला अवार्ड मिलता था, बुकर प्राइज़ वाला, ठीक है। ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो इस बुक को मिला है, वो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश में लिखी हुई वाली बुक्स को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई थी। तो ये होता है कि इंग्लिश में लिखी गई हैं या इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हैं जो बुक्स, उनको ये प्राइज़ मिलता है, ठीक है। और इसके बारे में मेन है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है क्योंकि ये, तो इसका मेन ये देख लेते हैं हम कि ये 2005 से तो चल रहा था, 2005 से लेके ना 2015 तक, 2015 तक ये 5 से 2 साल में एक बार मिलता था, ठीक है। और अब 2016 ऑनवर्ड्स ये एनुअली मिलने लग गया है, ठीक है। ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे। और 2019 में मैन बुकर को रीनेम कर दिया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के तौर पे, ठीक है। ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे जो क्योंकि इस क्वेश्चन से थोड़े रिलेट कर रहे थे, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आज का एक क्वेश्चन जो आज इस क्वेश्चन से बन रहा है वो है कि फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज़ कौन है। ये तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की विनर है ना, गीतांजलि श्री। फर्स्ट इंडियन टू विन द बुकर प्राइज़ कौन है, जो हमारा 1969 से जो प्राइज़ मिल रहा है उसमें फर्स्ट इंडियन कौन थी जिनको ये प्राइज़ मिला था, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। सेकंड क्वेश्चन आज का क्या है कि विच स्टेट लॉन्चेस संभव पोर्टल टू मॉनिटर ग्रीवेंसेस एंड स्कीम्स। फॉलोइंग में से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने संभव पोर्टल एक लॉन्च किया है जिसमें लोगों की, जो भी सिटीजन्स होंगे, पब्लिक होगी, उसकी शिकायतों और मतलब जो योजनाएं भी इन्होंने लॉन्च की, जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की हैं इस सरकार ने, उस पर भी अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसकी भी निगरानी रखने के लिए ये जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। तो ये संभव पोर्टल आपका यूपी में लॉन्च हुआ है, ठीक है। यूपी की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया। यूपी के जो मिनिस्टर हैं, एनर्जी और अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं जो यूपी के, AK शर्मा, इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया, संभव पोर्टल को। ये जो पोर्टल है ये मॉनिटर करने वाला है सारी ग्रीवेंसेस को, जैसे कि हमने देखा सारी शिकायतें जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स वगैरह लॉन्च की है, उसमें अगर कोई स्कीम्स में प्रॉब्लम है या स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस पोर्टल पे जाके जो भी सिटीजन्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कर सकते हैं, उनकी क्वेरीज़ को वहाँ से सॉर्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो पोर्टल है इसकी एक फुल फॉर्म भी है, क्या है वो, सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, एक बार इसको देख लेना। हो सकता है कि इसमें से कोई एक पार्ट जैसे H की फुल फॉर्म पूछ ली वैसे करके क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है। अब जो पैटर्न होता है ना एग्ज़ाम का, उसमें ये नहीं होता है कि पूरी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, तो ऐसे कोई एक वर्ड की पूछ ली जाती है, किसी एक अल्फ़ाबेट की, तो वो आपको याद रखनी है, एक बार पढ़ लेना है इसको। अब जो संभव है वो एक मल्टी मोडल प्लेटफॉर्म है विच हैज़ बीन लॉन्च्ड to resolve public grievances swiftly and effectively and provide good governance and make the public service delivery transparent and accountable. मेन लाइन क्या है यहाँ पे कि पब्लिक सर्विसेज की जो डिलीवरी है उसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जा सके। अब जो सरकार स्कीम्स लॉन्च करती है वो लोगों के लिए करती है, अगर लोग ही उसमें प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड नहीं है या उनको उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं लग रही है तो वो इफेक्टिव भी नहीं होगी ना। तो इसकी वजह से ये जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है ताकि शिकायतें जो भी हैं उनका निवारण किया जा सके और जो भी स्कीम्स हैं उनको थोड़ा और बेटर करा जा सके, ठीक है, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे से हो सके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि WHO पार्टनर्स विद विच इंडियन स्टेट टू क्रिएट हेल्थ अकाउंट्स। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने फॉलोइंग में से कौन सी स्टेट के साथ पार्टनर किया है ताकि हेल्थ अकाउंट्स लॉन्च किए जा सकें, ठीक है। हेल्थ अकाउंट्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि किस एक स्टेट के साथ इन्होंने पार्टनर किया है। राजस्थान गवर्नमेंट के साथ पार्टनर किया है WHO ने, और राजस्थान इसके साथ पहली ऐसी स्टेट बन गई है जिन्होंने हेल्थ अकाउंट्स खोलने हैं, ठीक है, जहाँ पर हेल्थ अकाउंट्स खुलेंगे, ऐसी पहली स्टेट बन गई है राजस्थान, ये आपको याद रखना है।
अब ये जो हेल्थ अकाउंट्स हैं ये क्या करेंगे, ये किस लिए हेल्पफुल होंगे, टू एस्टिमेट द अमाउंट स्पेंट ऑन हेल्थ सेक्टर एंड इट्स इम्पैक्ट। हेल्थ सेक्टर पे जितनी भी स्पेंडिंग होती है, जैसे अभी इसका एक फैक्ट देखो, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है ना वो सबसे ज़्यादा स्पेंड करती है अपने उस पर, अपने हेल्थ सेक्टर में 7% स्पेंड करती है, जो कि जो हमारा नेशनल एवरेज है ना उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो 7% जो ये स्पेंड करती है, अपना टोटल बजट जितना है राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट का जितना टोटल बजट होगा उसमें से 7% अगर वो हेल्थ सेक्टर पे ही लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो अगर इनको ये पता लग जाएगा कि ये जो 7% लग रहा है ये कहाँ कहाँ लग रहा है, ठीक है, किधर किधर लग रहा है, किधर किधर लगना चाहिए, अगर ये उस चीज़ को एनालाइज कर सकेंगे तो उसकी बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगी, वो जो सर्विसेज में ये जो पैसा जाएगा वो प्रॉपरली जा पाएगा। और जो मतलब कभी कभी ऐसे होते हैं कि एक सेक्टर में जहाँ पर इतनी नीड नहीं भी है वहाँ पर ज़्यादा पैसा अलॉट हो जाता है, पर और जहाँ एक्चुअली ज़्यादा नीड है वहाँ नहीं हो पाता, तो वो ऐसी चीज़ों में हेल्पफुल रहेगा ये जो हेल्थ अकाउंट्स हैं वो, ठीक है। इसमें जितना भी प्रॉपर अमाउंट है, नई आगे को जो पॉलिसीज़ बनेंगी या नई जो बजट में एलोकेशंस होंगी वो और प्रॉपर हो सकें और बेटर हो सकें, उसमें हेल्पफुल रहेगा ये हेल्थ अकाउंट्स, ठीक है। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आगे जो पॉलिसीज़ बनेंगी उनके लिए। तो थ्रू स्टेट हेल्थ अकाउंट्स रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर कैन बी डन एंड दे कैन एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन पॉलिसी मेकिंग। जैसे मैंने आपको बताया पॉलिसी मेकिंग में इसका बड़ा रोल रहने वाला है। रेगुलर ट्रैक कर सकते हैं, जितना भी मॉनिटर कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है हेल्थ सेक्टर में। अगर हम रेगुलर उसको ट्रैक कर रहे हैं, हमारे को ये पता लग रहा है कि हम इतना प्ैसा अभी इसमें लगा चुके हैं, इतने की और नीड है या ये पैसा यहाँ पर एक्सेस में है, तो नेक्स्ट जो पॉलिसीज़ बनेंगी उनमें हम सुधार ला सकेंगे इस एक प्रोडक्ट के थ्रू, ये जो आपका हेल्थ अकाउंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक इंट्रोड्यूसेस न्यू सर्विसेज फॉर द एफ्लुएंट सेगमेंट। कौन सा लघु वित्त बैंक समृद्ध वर्ग के लिए नई सेवाएं पेश करता है या पेश कर रहा है। तो फॉलोइंग में से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंट्रोड्यूस की है नई सर्विसेज फॉर द एफ्लुएंट सेगमेंट, मतलब कि जो वेल्दी क्लास होती है ना, रिच क्लास होती है, उनके लिए अलग से इन्होंने एक अपनी नई सर्विसेज लॉन्च की हैं। कौन सी वो सर्विसेज हैं, एयू रॉयल सैलरी एक ये है, और एक है एयू रॉयल बिजनेस। ये दो हैं करंट अकाउंट्स के वो हैं, ये एक टाइप्स हैं, ठीक है, जो इनकी एक एफ्लुएंट बैंकिंग प्रोग्राम है एयू रॉयल, उसके अंडर हैं, ठीक है। एयू बैंक का एक एयू रॉयल के नाम से एक इनका बैंकिंग प्रोग्राम भी है जो कि एफ्लुएंट क्लास या रिच क्लास के लिए ही है, तो उसी के अंडर इन्होंने ये एयू रॉयल सैलरी और रॉयल बिजनेस नए जो हैं दो प्रोग्राम्स इनको लॉन्च किया है। ये जो एयू रॉयल प्रोग्राम है इसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो हर रोज़ की जो रोज़ाना की नीड्स रहती हैं वेल्दी क्लास की, रिच क्लास की, उनकी ऑब्वियसली जो नॉर्मल लोग होंगे ना उनकी जो बैंकिंग रहेगी वो रिच क्लास से बहुत डिफरेंस रहती है, उतनी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, उतने हैवी अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, तो ये स्पेसिफिकली उनको टारगेट करेगा जो रिच क्लास है, ठीक है, उनके लिए ये फैसिलिटीज़ देगा। अब इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, फैमिली बैंकिंग का ऑप्शन होता है इसमें, हायर इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं, मंथली इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह होती हैं, एक्सेस टू डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्जेस, ये कोई अगर जो रेगुलर क्लास रहती है जैसे जो नॉर्मल लोग रहेंगे उनको इन सब बेनिफिट्स का इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो नहीं इतना इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे जितना एक मतलब रिच क्लास करेगी, तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं जो इस क्लास के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ये लॉन्च किए इन्होंने इस एक प्रोग्राम के अंडर। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, संजय अग्रवाल, ठीक है। संजय अग्रवाल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ हैं। 2017 में ये बैंक इस्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर इसके जयपुर राजस्थान में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया प्लान्स 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट या यूटी टू यूटिलाइज वाटर अंडर द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इंडिया ने 10 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की बात की है फॉलोइंग में से किसी जगह पर, किस ट्रीटी के अंडर, 1960 की जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके अंडर। तो ये किसने किया है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होंगे ये लॉन्च होंगे, तो इसमें आपका आंसर होगा बोथ बी एंड सी, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ये 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, ठीक है। इनकी जो टोटल कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 6.8 गीगावाट्स,
6.8 गीगावाट्स इनकी टोटल कैपेसिटी होगी। NHPC जो है, NHPC लिमिटेड एक प्राइवेट अंडरटेकिंग है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और टोटल इसकी कॉस्ट कितनी होगी 68,000 करोड़। 6.8 गीगावाट्स ही इसकी कैपेसिटी है और 68,000 करोड़ ही इसका जो बजट है वो है। तो आप इससे याद रख सकते हो 6.8 और 68, ठीक है। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। वैसे तो आपको बेसिकली इसका हल्की सी नॉलेज होगी, बट थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जिनको नई भी नॉलेज है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक ट्रीटी थी जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए साइन की गई थी 1960 में बिटवीन टू कंट्रीज़। इंडिया ने ये ट्रीटी किसी एक कंट्री के साथ की थी साइन, वो कंट्री आपने मेरे को बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका यही है कि कौन सी कंट्री के साथ मिलके इंडिया ने ये जो ट्रीटी है ये साइन की है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो ये जो ट्रीटी थी ये बेसिकली जो इंडस का वाटर था या इंडस की ट्रिब्यूटरी का वाटर था, जितनी भी उसकी और ट्रिब्यूटरीज़ हैं वहाँ का जो वाटर है उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, उसके लिए ये जो ट्रीटी है इसको साइन किया गया था। ये जो ट्रीटी है इसमें कॉपरेशन और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए ये मेन इसका टारगेट था कि इसके लिए करी गई है साइन इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और ये जो भी कंट्री है उसके बीच में। और इनकी और भी 6 रिवर्स थी, मतलब इस एक रिवर सिर्फ इंडस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, और जो रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, टोटल 6 रिवर्स थी। ये 6 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल 6 रिवर्स थी जिनके वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये ट्रीटी साइन की थी। एक थी ब्यास, रावी, सतलुज, इंडस हमने बात की है, चनाब और झेलम। ये जो मेन रिवर्स हैं इनके वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रीटी साइन की गई थी 1960 में बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ये आपने मुझे बताना है। अगर ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी होगी आपने तो इन रिवर्स से ही आपको पता लग गया होगा कि कौन सी कंट्री के साथ साइन की थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि PM डेडिकेट्स एंड लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ 11 प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹31,500 करोड़ इन विच स्टेट। जो हमारे PM मोदी हैं उन्होंने 11 नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेडिकेट किए हैं इंडिया को, जिनमें टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली 31,500 करोड़। तो कौन सी स्टेट में वो लॉन्च हुए ये हमसे पूछा है। ये हुए आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ये लॉन्च हुए हैं। ये जो फाउंडेशन स्टोन है ये उन्होंने वहाँ रखा है। तो इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी तो जो वैल्यू रहेगी, उनका जो वर्थ रहेगा वो कितना रहेगा 2,960 करोड़ रुपीज़। इसमें एक और मेन चीज़ जो इंक्लूड है वो क्या है, 75 किलोमीटर का लॉन्ग मदुरई तेनी। ये एक प्रोजेक्ट है जो रेलवे गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट है, जो रेलवे के गेजेस होते हैं उनको कन्वर्ट किया जा सके, उनके ट्रैक्स को कन्वर्ट किया जा सके, उस पे बेस्ड ये एक प्रोजेक्ट है 75 किलोमीटर लॉन्ग मदुरई तेनी। इसका नाम आपने याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो है फैसिलिटेट करेगा द एक्सेस एंड गिव अ बूस्ट टू टूरिज्म इन द रीजन मतलब जो वहाँ जगह है, जो प्लेसेस हैं उनकी कनेक्टिविटी भी बढ़ाएगा ये, और साथ में टूरिज्म, जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली टूरिज्म भी वहाँ का जो है बूस्ट होगा। तो इन दोनों के लिए ये जो प्रोजेक्ट है ये एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 500 करोड़। ये वाली हमने पढ़ी थी जो 5 प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पर उसकी, और इस वाले अकेले प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 500 करोड़ रुपीज़ है। अच्छा, यूनेस्को हेरिटेज साइट भी देख लेते हैं। तमिलनाडु की बात हुई है ना, तो तमिलनाडु में जितनी भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, ये भी वहीं पर है तमिलनाडु। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, नीलगिरी तमिलनाडु, ये भी वहीं पर ही है, ठीक है। बर्ड सैंक्चुरीज कौन कौन सी वहाँ पे जो फेमस हैं, कांजीरंगकुलम बर्ड सैंक्चुरी, चित्रांगदी बर्ड सैंक्चुरी, कुंठनकुलम और कदनकुलम बर्ड सैंक्चुरी। ये कुछ बर्ड सैंक्चुरीज हैं वहाँ की फेमस, ये आपको याद रखनी है। ये SSC वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्टैटिक पॉइंट्स ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अदानी ग्रुप अनाउंस द कमीशनिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट इन विच स्टेट। जो अदानी ग्रुप है उन्होंने अनाउंस किया है कि हम इंडिया का पहला विंड और सोलर वाला हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट जो है वो कहीं लॉन्च करने वाले हैं फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट में। तो कौन सी स्टेट वो है? वो है आपकी आई गेस गुजरात, राजस्थान, सॉरी जैसलमेर, राजस्थान में ये जो प्रोजेक्ट है
विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट ये स्टार्ट होने जा रहा है। ये एक 390 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट होगा जो जैसलमेर में होगा। ये 2 पॉइंट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ये जो है अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड, ये एक प्लांट मतलब ये एक सब्सिडरी है अदानी ग्रीन्स की, जो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है उन्हीं की एक सब्सिडरी है ये। तो इन्होंने ये लॉन्च किया है वहाँ पर जैसलमेर में और 390 मेगावाट्स इसकी कैपेसिटी है। ये जो हाइब्रिड प्लांट है ये क्या होगा कि जैसे सोलर और विंड की जो पावर जनरेशन होगी उसको जब कंबाइन कर दिया जाएगा ना, तो अभी तक जितनी भी हमारी पावर के इश्यूज़ रहते हैं ना, जितनी भी पावर की शॉर्टेज रहती है और राइजिंग पावर डिमांड है उसको फुलफ़िल करेगा ये, ठीक है। जितनी भी शॉर्टेज रहेगी उसको फुलफ़िल करेगा, जो डिमांड होगी उसको फुलफ़िल करेगा। और मतलब सिर्फ फुलफ़िल नहीं करेगा, उसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। यहाँ पर फुलफ़िल कर सकता है, बट जो बाकी भी कंट्री में जहाँ पर ज़रूरत है पावर की शॉर्टेज रहती है उनके लिए भी एक रिलायबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा ये जो प्लांट होगा वो, ठीक है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इज़ एन इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन अहमदाबाद, गुजरात। ये आपको इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि अदानी ग्रीन्स जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले 1 साल से। तो इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी कंपनी है ये, ठीक है। अदानी ग्रुप के ही अंडर है, ऑब्वियसली नाम ही सजेस्ट कर है। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद, गुजरात में। अब पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर जो GRSC है, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया की नई सर्वे वेसल जिसका नाम है INS निर्देशक। आपको इसका नाम पता होना चाहिए। INS निर्देशक नाम है, कहाँ पर लॉन्च हुई है? चेन्नई, तमिलनाडु में, ठीक है। बस इतना याद रखना है। और GRSC ने किया एक वो आपका मैगाडॉन समथिंग होता है ना, वो उसके अलावा ये है दूसरा जो ज़्यादा फेमस है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, उन्होंने किया इसको बनाया है, INS निर्देशक नाम है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि वर्ल्ड नंबर 2 ग्रैंड मास्टर डिंग लेरन ऑफ चाइना वॉन द टूर्नामेंट अगेंस्ट इंडियाज़ टीनेज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद। अब जो इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञानंद, जिन्होंने एक टाइम पे आपके जो वर्ल्ड नंबर 1 है, ये वर्ल्ड नंबर 2 की बात हो रही है ना यहाँ पे डिंग लेरन की, जो वर्ल्ड नंबर 1 है वो कौन है? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन, इनको हराया था आर प्रज्ञानंद ने जब ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे, ठीक है। तो जो सेकंड आपके ग्रैंड मास्टर हैं वर्ल्ड नंबर 2 पे जो हैं, उन्होंने आर प्रज्ञानंद को हरा दिया है। कौन सी चैम्पियनशिप में हराया है? मेल्ट वाटर चैम्पियनशिप चेस टूर, ठीक है। ये एक चेस टूर था जिसमें इनको हराया है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ क्यों है? क्योंकि जो इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद हैं वो पहले ऐसे इंडियन प्लेयर बन गए हैं जो इस मेल्ट वाटर चेस टूर इवेंट के यहाँ इसके फाइनल्स तक पहुँचे हैं, ठीक है। अभी आज से पहले, इससे पहले कोई भी इंडियन प्लेयर जो हैं, चेस प्लेयर जो हैं, वो इसके फाइनल्स तक नहीं पहुँचे थे। तो ये इसके फाइनल्स तक पहुँचने वाले पहले इंडियन ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इसके लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाएगा हमारे लिए, ओके। बाकी वर्ल्ड नंबर 2 जो डिंग लेरन है उन्होंने ये वाली चैम्पियनशिप जीती है, ओके। ये मतलब फाइनल्स तक गए हैं सिर्फ, फिर इनको हरा के जीता उन्होंने, बट ये फाइनल्स तक जाने वाले भी इंडिया के पहले ऐसे प्लेयर बने, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने लॉन्च किया है सेकेंड फेज़ ऑफ सुपोषित माँ अभियान इन कोटा, राजस्थान। ओम बिरला ने एक अभियान लॉन्च किया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है सुपोषित माँ अभियान, जिसमें ओवर 3000 जो विमेन होंगी उनको 9 मंथ्स के लिए सारा आपका न्यूट्रिशन किट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी और मंथली उनके हेल्थ चेकअप्स होंगे, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है इसका सेकेंड फेज़ लॉन्च किया है इन्होंने। जो फर्स्ट फेज़ था वो इससे पहले लॉन्च हो चुका है, वो हुआ था आपका 2020 में। 2020 में फर्स्ट फेज़ लॉन्च हुआ था जिसमें ओवर 1000 जो वेमेन थी उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। अब जो टारगेट है वो 3000 वेमेन का है, उनको आपकी न्यूट्रिशन किट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी 9 मंथ्स तक और मंथली उनका हेल्थ चेकअप भी होगा, ओके। कोटा, राजस्थान में ये जो अभियान है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंटर है कि PM नरेंद्र मोदी पेड अ विजिट टू जापान एट द इन्विटेशन ऑफ जापानीज PM फूमियो किशिदा to participate in the 4th Quad Leaders meeting in Tokyo, Japan, along with US के प्रेसिडेंट जो बिडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं एंथनी नॉर्मन अल्बनीज़।
अब क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। तो इस बार ये जापान में हुई है, ये जो समिट हुआ है आपका, मीटिंग हुई है, 4th क्वाड लीडर्स की मीटिंग, ठीक है। इन पर्सन ये सेकेंड मीटिंग है, अदरवाइज ये 4th क्वाड मीटिंग है। तो ये हुई है जापान में इस बार। जो जापान के पीएम हैं फूमियो किशिदा, उनकी इनविटेशन पे पीएम मोदी वहाँ पर गए थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और क्वाड कंट्रीज़ आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस को कहते हैं। इनका एक ग्रुप है जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए ये अलायंस फॉर्म किया गया। तो इनकी ये मीटिंग थी, इसको अटेंड करने के लिए मोदी जापान गए थे। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज एन inaugural ceremony to mark the beginning of year-long celebration of the 250th birth anniversary of राजा राम मोहन रॉय। अब राजा राम मोहन रॉय के 250th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। अब ईयर लॉन्ग करी गई है ये राजा राम मोहन रॉय का आपको पता ही होगा, ये फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और इनकी ही इस 250th बर्थ एनिवर्सरी के लिए ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन जो है उसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि ONGC हैज़ बिकम द फर्स्ट एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी टू ट्रेड डोमेस्टिक गैस ऑन द इंडियन गैस एक्सचेंज। आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि डोमेस्टिक गैस को एक इंडियन गैस एक्सचेंज है उसमें ट्रेड करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? ONGC, ठीक है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के बेस पे था, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर डोमेस्टिक गैस कहीं ट्रेड हुआ है पहली बार तो वो ONGC ने किया है इंडियन गैस एक्सचेंज में। कुवैत इज सेट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर इन अल अहमदी साउथ ऑफ कुवैत सिटी बाय द एंड ऑफ 2023। अब कुवैत में दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा जो है पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर स्टार्ट होने जा रहा है, जो 2023 तक स्टार्ट हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ 2023 तक वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, एस्टिमेट की गई है, मतलब अभी तो बनेगा ये प्रोजेक्ट, इसकी जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो कितनी है? $120 मिलियन तक, ठीक है। तो ये दुनिया का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिसर्च सेंटर होने वाला है कुवैत में। The RBI eased norms for non-bank entities to set up Bharat Bill Payment Operating Units by reducing the net worth requirement to ₹25 करोड़ फ्रॉम 100 करोड़। जो RBI है उसने किसी भी नॉन बैंक एंटिटी के लिए पहले एक टारगेट रखा हुआ था कि 100 करोड़ तक उनका जो है नेटवर्थ होनी चाहिए, मतलब एक साल में उनका जो कैपिटल है वो 100 करोड़ तक होना चाहिए। पहले 100 करोड़ था, अब उसको घटा के 25 करोड़ कर दिया गया। अब अगर कोई भी नॉन बैंक एंटिटी है जिसकी नेट वर्थ जो है 25 करोड़ तक है, तो वो जो आपका भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स है ना, उसको स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है, उसको सेटअप कर सकती हैं। तो ये बैंकिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंकर्स याद रखना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैज़ बीन ऑनर्ड विद एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट द फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा। ये आपको याद रखना है, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है, ओके। अब यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन जो आज का है वो बन रहा है कि डेप्यूटी गवर्नर्स बताना है आपने मुझे RBI के। 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, कौन है वो ये बताना है आपने। 25th आपके जो गवर्नर हैं RBI के वो शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। जो 4 हैं इस बार के आपके डेप्यूटी गवर्नर्स RBI के, वो आपने मुझे बताना है। अभी आपके क्वेश्चन से कोई इसमें आपको प्रॉब्लम लग रही है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ मिलूंगी अगले करंट अफेयर्स लेके। थैंक यू।